आज अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन है। कल मिदनापुर में शक्ति प्रदर्शन के बाद आज अमित शाह बीरभूम में दम दिखा रहे हैं। शाह बीरभूम पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो शांति निकेतन पहुंचने वाले हैं। शांति निकेतन में अमित शाह रविन्द्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन सबकी नजर फिलहाल अमित शाह के रोड शो पर होगी, जो करीब 2 बजे की शुरुआत होगी। आज बोलपुर में वो रोड शो करेंगे और दीदी को एक बार फिर से चुनौती देते हुए नजर आएंगे। तो 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक है जब वो बोलपुर पहुंचे, वहां के हेलीपैड पर उनका स्वागत किया गया और उन्हें पारंपरिक जो शांति निकेतन के जो आप देख रहे हैं अंग वस्त्र वो उन्हें दिया गया। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विश्व भारती कैंपस, जहां पर वो मौजूद रहेंगे और देखेंगे इस पूरे कैंपस को। अनुपम मिश्र हमारे साथ जुड़ गए। अनुपम, कितना वक्त लग जाएगा हेलीपैड से विश्व भारती यूनिवर्सिटी पहुंचने में? जी देखिए, हेलीपैड से वो अभी निकल चुके हैं, तो कुछ ही मिनटों में वो इसी रास्ते से सामने आप जो देख रहे हैं सड़क, इसी रास्ते से थोड़ी दूर पे हेलीपैड है, वहां से वो यहाँ पर कुछ मिनटों में घुसेंगे। फिलहाल जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है वो पूरी तरह से तैयार हो गया है। जो गाड़ियों का आवागमन था वो भी लगभग बंद हो गया है और चारों रस्सियां लगा दी गई हैं। इसका मतलब है कि अब वो कुछ ही मिनटों का सफर है, ज्यादा सफर नहीं है। वहां से ये विश्व भारती में एंटर कर जाएंगे और जैसे ही वो एंटर करेंगे उनका कार्यक्रम विश्व भारती का शुरू हो जाएगा। सबसे पहले वो रविंद्र भवन जाएंगे, इसके बाद संगीत भवन, इसके बाद बांग्लादेश भवन और इसके बाद वो लंच के लिए निकलेंगे। जी अनुपम, ये तो हो गया कि उनका शांति निकेतन में क्या कार्यक्रम है, लेकिन देखिए अब चुनाव का माहौल है, राजनीति को लेकर हम जरा बात करते हैं कि अगर बीरभूम में अमित शाह पहुंच रहे हैं तो बीरभूम की अगर हम बात करते हैं समीकरण की, सियासत की, तो वहां पर जो 2019 में जो चुनाव हुए थे लोकसभा में, दोनों ही जो लोकसभा की सीटें गई थी टीएमसी के पास, लेकिन बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी थी। क्या वो कन्वर्ट हो पाएंगे जो विधानसभा चुनाव होंगे सीटों में? जी देखिए, वीरभूम जो है वो दक्षिण बंगाल का हिस्सा आता है और दक्षिण बंगाल में तृणमूल कांग्रेस बहुत अच्छे स्थिति में है। खासतौर पर गढ़ माना जाता है तृणमूल कांग्रेस का, और वीरभूम में बीजेपी को कुछ खास बढ़त पिछली बार भी नहीं मिल पाई थी, लेकिन उनका जो वोट शेयर था वो काफ़ी अच्छा हो गया था और सीपीएम यानी लेफ्ट को पछाड़कर वो दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी वीरभूम में। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बीजेपी का ग्राफ पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी बढ़ रहा है, आगे की ओर आ रहा है। और ये जो सफ़र है, ये सफ़र भी तय करेगा कि उस ग्राफ में कितनी उन्नति होती है, बढ़ोतरी होती है। खासतौर पर शांति निकेतन जो है कल्चरल नगरी कहा जाता है, बंगाल की सांस्कृतिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है शांति निकेतन को। विश्व गुरु की कर्मस्थली रही है ये। तो ऐसे में विश्व गुरु से जुड़ने की जो कोशिश है, वही मैं फिर से बोल रहा हूं, जो आरोप लग रहे हैं उसका ये जवाब है बीजेपी की ओर से। और आरोप यही है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, बीजेपी के नेता बाहरी पार्टी हैं। तो रविंद्रनाथ के यहाँ कर्मस्थली आकर उनसे जुड़ी चीजों को देखकर, यहाँ पर घूमकर, शांति निकेतन में आकर एक तरह से बीजेपी यही बताना चाह रही है कि हम बाहरी नहीं हैं। आप जितना रविंद्रनाथ को जानते हैं, हम भी उतना ही रविंद्रनाथ को जानते हैं और उतना ही मानते हैं। दूसरी एक बात और बताऊं आपको कि एक ब्लंडर बीजेपी की ओर से हुआ था। कैलाश विजयवर्गीय ने, ममता ने बार-बार वो भी आरोप लगा रहे हैं कि विश्व गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म बता दिया था शांति निकेतन। तो एक तरह से ये डैमेज कंट्रोल भी है। जिस तरह से ममता लगातार इस मुद्दे को उछाल रही है, तो उसमें भी ये जो सफर है अमित शाह का, वो भी उस आरोप का भी जवाब है। अब तो टीएमसी की एक चीज पर नजर होगी, आखिरकार बीजेपी के नेता और उनके तमाम जो लीडर्स आ रहे हैं वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। अर्चना का भी रुख कर लेते हैं। अर्चना, फिलहाल आप कहां पर हैं? और जो लगातार हम देखते हैं कि मिदनापुर में जो भीड़ जुटी थी, तो टीएमसी ने कहा कि ये सब बाहरी लोग आए थे। आप तो वहां लोगों से देख रही होंगी, मुलाकात कर रही होंगी, क्या आपको लगा कि बीरभूम में भी लोकल नहीं है, बाहर से लोग आए हुए हैं? इस वक्त हम जहाँ पे हैं अमित, वो जो बाउल सिंगर हैं उनका घर है, जहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे 12:55 पर जब वो विश्व भारती यूनिवर्सिटी से निकलेंगे। देखिए, ये वो घर है जहाँ पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पर जो बाउल शैली की गायकी है उसकी एक परफॉर्मेंस भी रखी गई है। उसके बाद यहाँ पर लंच का कार्यक्रम है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं बंगाली सेंटीमेंट से जोड़ने की कोशिश है खुद को। साथ ही साथ यहाँ पर उनका लंच का कार्यक्रम भी होगा, लेकिन ये वहाँ के लंच के कार्यक्रम से कुछ अलग है, क्योंकि वहाँ पर एक फार्मर के घर में लंच था और यहाँ पर बाउल सिंगर के घर में लंच रखा गया है। बाउल गायकी के बारे में आपको बता दें कि ये परंपरागत शैली, बंगाली शैली की गायकी है, जो बांग्लादेश, इसके अलावा भारत में उड़ीसा जो लगे हुए इलाके हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, यहाँ पर भी इस शैली की गायकी है। और जो घर है ये वासुदेव दास बाउल का घर है, जहाँ पर आएंगे अमित शाह, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस गायकी को पहचान दिलाई है। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन फिल्म में भी काम किया है। कह सकते हैं
हैं कि जो परंपरागत शैली है गायकी की, इसको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले गए हैं और इसको एक और पहचान दिलाने के लिए अमित शाह यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस का कार्यक्रम भी है जो लंच से पहले होगा, उसके बाद यहाँ मैं पर शायद देख पा रहा हूँ आपके पीछे कई सारे बीजेपी के नेता भी खड़े, वहां पर शायद अनुपम हाजरा भी नजर आ रहे हैं। अनुपम हाजरा जो कि काफी परिचित नाम है बीरभूम से, क्योंकि शांति निकेतन में टीचर भी रहे। अगर वो आपसे बात कर सके तो आप कोशिश कीजिए जरा बात कर पाए अनुपम हाजरा से, तो हमें और भी सारी चीजें पता लगेंगी। जी अमित, बिल्कुल हमारे साथ अनुपम हाजरा हैं इस वक्त। अनुपम जी, अनुपम जी, ये अभी वो किसी से बात कर रहे हैं, वो जैसे ही फ्री होंगे हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि काफी मीडिया। अच्छा, आपने जो तस्वीर दिखाई उसमें एक इंटरेस्टिंग बात भी सामने आ गई है। अनुपम से हम इसको लेकर बात कर लेते हैं। अनुपम देखिए, अनुपम हाजरा, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि शांति निकेतन में पहुंच चुके हैं अमित शाह। अनुपम, हमारे सामने जो तस्वीर आ रही है, अमित शाह पहुंच चुके हैं और इस वक्त तो रविंद्र भवन में मौजूद हैं। शांति निकेतन की अगर बात करते हैं तो 1863 में ये जो जमीन है वो कवि गुरु यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर के फादर यानी पिताजी ने खरीदी थी, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। और उसके बाद पहली बार अगर उन्होंने कदम रखा था शांति निकेतन में तो वो 12 साल की उम्र में 1873 में कवि गुरु सबसे पहली बार यहाँ पर पहुंचे थे। तब ये एक तरह से कह सकते हैं हॉलीडे होम हुआ करता था ठाकुर परिवार का। और उनका जो आखिरी वक्त गुजरा यानी कि उनके जो अंतिम दिन बीते और उनकी जो कर्मस्थली रही वो शांति निकेतन रही। तब वो कवि गुरु यहीं पर ही रहे थे और उनका आखिरी वक्त भी यहाँ गुजरा था। तो उनकी बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और जब अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, जब रविंद्र भवन वहाँ पहुंचे हैं, तो एक एक जगह जाएंगे जहां पर कवि गुरु बैठा करते थे। इसके साथ ही तो कवि गुरु यहाँ पर कहाँ पर बैठते थे, कहाँ पर वो लिखते थे, उनकी जो कई सारी जो रचनाएं हैं, कई सारे जो उनके गीत हैं, कविताएं हैं, वो इसी घर में, इन्हीं कमरों में कवि गुरु ने लिखी होंगी। और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ से अपना एक लंबा वक्त अपने काम को दिया था। खासतौर पे उनकी जो साहित्य, उन्होंने जितनी भी रचनाएं की है, वहाँ पर शांति निकेतन की छाप दिखती है। अनुपम, यहाँ पर जो हम तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर मुकुल रॉय भी साथ में नजर आ रहे हैं, उनके कैलाश विजयवर्गीय भी हैं। क्या ये साथ रहेंगे? क्योंकि पहले खबर आ रही थी कि अमित शाह के अलावा और स्वपन दास गुप्ता के अलावा कोई भी राजनेता शायद एंटर नहीं करेगा शांति निकेतन में। जी देखिए, कल से ही हम देख रहे हैं अमित शाह जहां जा रहे हैं वहां पर कैलाश विजयवर्गीय उनके साथ जा रहे हैं। तो आखिरी मोमेंट में थोड़ा बदलाव किया गया है। शुरू में बात थी कि सिर्फ अमित शाह ही जाएंगे, उनके साथ स्वपन दास गुप्ता हो सकते हैं, लेकिन अभी लास्ट मोमेंट में थोड़ा चेंज किया गया है। लेकिन आपको बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर जब शुरू में 12 वर्ष की आयु में यहाँ आए तो इस जगह के वातावरण से वो इतने प्रभावित हुए। ये खासतौर पर जंगल टाइप का माहौल था, यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा थे, हरियाली बहुत ज़्यादा थी। तो उन्होंने उसी समय से धीरे धीरे जब वो बड़े हुए, उन्होंने सोचना शुरू किया कि यहाँ पर वो एक शिक्षा का बड़ा केंद्र खोलेंगे। और उनकी रचना धर्मिता का ज़्यादातर समय भी यहाँ पर बीता, कर्मस्थली रही है। बहुत अच्छी बड़ी बड़ी जो रचनाएं उन्होंने रची वो यहीं पर रची। तो यहाँ पर आना, रविंद्रनाथ से जुड़ी चीज़ों को देखना, साथ में बाउल सिंगर के घर जाना, तो ये पहले ही बता रहा हूँ कि ये बंगाल की संस्कृति से जोड़ने की कोशिश है बीजेपी की। क्योंकि ये बात तो आप सभी मांगेंगे कि बीजेपी को इस बार काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने जो रणनीति बहुत पहले से बनाई है वो इससे पहले अब तक नहीं बनाई हुई। जो मेहनत बीजेपी की दिख रही है वो भी इससे पहले अब तक नहीं दिखाई दी। तो बंगाल जीतना कितना कठिन है और उसके लिए बंगाल की संस्कृति से जुड़ना और वो चीज़ बहुत अहम है। क्योंकि बंगाल बहुत सेंटिमेंटल स्टेट है और यहाँ पर संस्कृति बहुत मायने रखती है। और ऐसे में अगर आप संस्कृति से जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो बंगाली मन में आप अपना स्थान नहीं बना पाएंगे। तो यही वो कोशिश है, चाहे वो खुदीराम हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे रविंद्रनाथ हो, चाहे बाउल सिंगर हो। बाउल की जो संस्कृति आप पुरानी बंगला पिक्चर में अगर फिल्मों में अगर देखें तो हर दूसरी तीसरी फिल्मों में बाउल सिंगर का जिक्र होता था, उनका दृश्य होता था। तो ये एक बहुत जैसा बाउल सिंगर्स की बात कर रहे हैं, मैं तस्वीर एक बार फिर से बता दूं। यहाँ पर जो तस्वीर इस वक्त दिख रहे हैं हमें, अमित शाह यहाँ पर जो फूल है वो चढ़ा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कवि गुरु रहते थे, बैठते थे, लिखते थे। तो ये जो जगह है, जो रविंद्रनाथ टैगोर को पढ़ते हैं, जानते हैं, उनको मानते हैं, तो उनके लिए ये किसी मंदिर से कम नहीं है, क्योंकि उनके लिए ये तीर्थ स्थल है। क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर
कविगुरु ने कितनी रचनाएं की हैं जिनको हम पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, और वो जो उनकी रचनाएं हैं, जो गीत हैं, वो बंगाल में या बंगाल के जो लोग हैं उनके घरों का हिस्सा है, उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है। और शायद ही कोई एक ऐसा दिन जाता होगा जब किसी बंगाल में के किसी के घर में रविंद्र संगीत की कोई गीत ना बजती हो, कोई धुन ना बजता हो। और आप वहाँ पर कहीं भी चले जाइए कलकत्ता में, चाहे आपको एवं कि ट्रैफिक लाइट्स पे भी ममता बनर्जी ने शुरुआत जो की थी, जब आप ट्रैफिक लाइट पर रुकेंगे, रेड लाइट पर, तो वहाँ पर भी रविंद्र संगीत के धुन बजाए जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कविगुरु रविंद्रनाथ, उनकी रचनाएं किस तरह से बंगाल की संस्कृति और बंगाल के जीवन का हिस्सा है। और यही वजह है कि जब अमित शाह वहाँ पहुँचे हैं तो वो आज शांति निकेतन, जो कर्मस्थली है गुरुदेव की, वहां पर जाकर एक एक चीजों को समझ रहे हैं। अनुपम, आज उनको वहां पर कुछ शायद नई बिल्डिंग्स या फिर कुछ नए यहां पर गेट्स भी बनाए गए जिसका वो उद्घाटन भी करेंगे, ऐसा भी कोई कार्यक्रम है अमित शाह का? जी देखिए, भीतर में कई कार्यक्रम हैं, उनमें से कुछ जो भवन हैं वो बन रहे हैं, तो उनके गेट का उद्घाटन वो कर सकते हैं क्योंकि फूलों से सजाया गया है। काफ़ी जो हिस्सा है भीतर में वो फूलों से सजाया गया है, तो ये उनके कार्यक्रम का एक हिस्सा हो सकता है। हालांकि ये डिपेंड कर रहा है कितना समय है, क्योंकि 1.5 घंटे का समय है भीतर में और काफ़ी कार्यक्रम है और कई जगह उनको जाना है, तो ऐसे में डिपेंड कर रहा है उनके पास कितना समय है। अच्छा अनुपम, एक जो है कि विश्व भारती की जब हम बात करते हैं तो कविगुरु ने, जब गुरुदेव ने जब शुरुआत की थी शांति निकेतन की, तो वहाँ पर एक पढ़ाने का अलग ही कल्चर हुआ करता था। आप इस बारे में ज़्यादा बता पाएंगे? बताइए भी ज़रूर, क्योंकि लोग जानना चाहेंगे शांति निकेतन के बारे में कि वहाँ पर जो कई जो क्लासेस होते थे वो पेड़ों के नीचे बैठ के होते थे, और वहाँ पर जो एक ट्रेडिशनल जो देख के आते थे कमरों में बैठ के, बंद कमरों में पढ़ना, वो हटा दिया गया था, लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ा गया था। क्या इसी तरह की स्टाइल अभी भी वहाँ पर है पढ़ाई की? जी देखिए, जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ पर शांति निकेतन की स्थापना की, विश्वविद्यालय की स्थापना की, शुरुआत की, तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो गुरुकुल का कॉन्सेप्ट था कि प्रकृति के बीच में पढ़ाई, शिक्षा, पेड़ों के नीचे जो टीचर्स होते थे वो पेड़ों के नीचे छात्रों को पढ़ाते थे। तो अभी भी कुछ जगह वैसी हैं, लेकिन हालांकि बहुत सारी बिल्डिंग्स भी अब बन गई हैं, थोड़ा माहौल भी बदल गया है, वातावरण भी बदल गया है, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव अगर कहा जाए तो वो नहीं हुआ है। हालांकि थोड़ा बदलाव तो जरूर हुआ है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कॉन्सेप्ट रखा था वो गुरुकुल टाइप का कॉन्सेप्ट था, इसलिए जो जगह है काफी विशाल जगह है, खुली जगह है, यहाँ पर आपको कंस्ट्रक्शन बहुत कम दिखाई देगा। अनुपम, फिलहाल तो आप तस्वीर नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल जो मैं तस्वीर देख रहा हूँ वो एक कुटीर नुमा घर में वहां पहुंचे हैं, जहां पर वो इस वक्त देख रहे हैं। मैं भी, खैर मैंने विजिट नहीं किया इसलिए मैं भी नहीं जानता हूँ। आप अगर बता पाए कि कुटीर नुमा जो वहां पर घर है वो किनका है, वहां पर कौन रहता था जिसको अभी देख रहे हैं अमित शाह? जी देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर जब यहाँ पर रहते थे तो कुटी में ही रहते थे। उनकी कोशिश रहती थी कुटी में जिस तरह से एक आम जिंदगी गुजारी जाती है प्रकृति के बीच, वो कुटी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने काफ़ी वक्त बिताया है। उस कुटीर को इसीलिए भ्रमण करना, देखना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप विश्व भारती के भीतर में आए हैं तो रविन्द्रनाथ से जुड़ी हर चीज़ आप देखेंगे, तो उसी का हिस्सा है ये। रविन्द्रनाथ से जुड़ी ही हर चीज़ें हैं वहाँ, जिनका विजिट इस वक्त अमित शाह कर रहे हैं। अच्छा अनुपम, ये जो शांति निकेतन की अगर बात करते हैं, यहाँ पर गुरुदेव तो हैं, लेकिन गुरुदेव के इस कह सकते हैं विश्वविद्यालय से कई नामी गिरामी लोग भी निकले। अमृत सेन, जो कि नोबेल पुरस्कार जिनको मिला था, गुरुदेव को भी यहाँ रहते हुए गीतांजलि के लिए उन्हें भी यहाँ पर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो और कौन कौन से बड़ी शख्सियत हैं जो निकले हैं शांति निकेतन से? जी देखिए, इंदिरा गांधी यहीं से पढ़ी थी, इंदिरा गांधी ने यहाँ से पढ़ाई की थी, अमर सेन ने यहाँ से पढ़ाई की थी। ऐसे बहुत सारे असंख्य नाम हैं जिन लोगों ने यहाँ से पढ़ाई की, और आज भी जो यहाँ पर शिक्षा का मानदंड है वो बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है। साधारण तौर पर एडमिशन भी यहाँ नहीं मिल पाता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ऊंचा मानदंड आज तक भी स्थापित हुआ है। और यहाँ पर इंदिरा गांधी और अमर सेन जैसे जो नोबेल लिटरेट हैं, या भारत की देश की महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। और ऐसे असंख्य नाम हैं। आजकल फिल्म इंडस्ट्री में भी जो कहिए, या बंगाल के साहित्य में जो बड़े बड़े नाम हैं, वो भी यहाँ से, उनमें से कईयों ने पढ़ाई लिखाई की है। जी, तो एक बार तस्वीरें हम आपको बता देते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि अमित शाह गृह मंत्री इस वक्त शांति निकेतन का उन्होंने जो दौरा कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे जाएंगे, एक एक चीज़ को समझेंगे। रविंद्र भवन वो देख चुके हैं जहाँ पर गुरुदेव रहा करते थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके अलावा वो और कहाँ कहाँ पर उनके वो निशानियाँ हैं वो भी देख रहे हैं। काफ़ी बड़ा ये इलाका है। करीब बताया जाता है कि जब 1863 में कविगुरु के जो पिता थे, उन्होंने करीब 20 एकड़ यहाँ पर ज़मीन खरीदी थी, और तभी उन्होंने इसका नाम शांति निकेतन रखा था, क्योंकि आसपास
बहुत ही खुला माहौल था, जंगल हुआ करता था। और जब 12 साल की उम्र में यहाँ पर गुरुदेव पहुँचे थे तो उनको ये जगह बहुत पसंद आई। इसके बाद उन्होंने यहाँ पर आना शुरू किया और 1901 के आसपास उन्होंने यहाँ पर एक विद्यालय की शुरुआत कर दी थी। 1911 आते आते यहाँ पर लोगों को पढ़ाया जाने लगा था, यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट्स आने लगे थे। और पहली एक ऐसी जगह थी जहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ा करते थे और यहाँ पर हर तरह की व्यवस्था थी, यानी कि हॉस्टल फैसिलिटी वहाँ हुआ करती थी। और उस दौर में आप समझिए कि यहाँ पर ना सिर्फ अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी, इसके अलावा तिब्बतियन जो भाषा है वो पढ़ाया जाता था, चाइनीज़ पढ़ाया जाता था, फ्रेंच पढ़ाया जाता था, संस्कृत पढ़ाया जाता था। जो फाइन आर्ट्स में जाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर फाइन आर्ट्स के लिए यहाँ पर व्यवस्था थी। जो संगीत में यहाँ पर जो संगीत भवन है, जहाँ पर अभी थोड़ी देर में अमित शाह भी जाएंगे, वहाँ पर भी लोग अलग अलग तरह के जो वाद्य यंत्र बजाना सीखते थे। तो यहाँ पर कला, संस्कृति, साहित्य, साइंस, हर तरह की यहाँ पर व्यवस्था थी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स रहकर पढ़ पाते थे। लेकिन सबसे यहाँ पर दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ पर जो लोग रहते थे उनके पढ़ने का ढंग बहुत अलग हुआ करता था, जिसमें एक गुरुकुल की छाप भी नजर आती थी, जो हमारी एक परंपरा रही है, जहां पर आप सुबह 7 बजे यहां पर क्लासेस शुरू हो जाती थी और 11 बजे आते तक लोग यहां पर लंच कर लेते थे। उसके बाद फिर ब्रेक लेने के बाद फिर से पढ़ाई शुरू होती थी, जो 12 से लेकर 12 बजे तक हुआ करती थी। और जो शाम का वक्त होता था वहां पर एक मनोरंजन का यहां पर कार्यक्रम रहता था, जिसमें होता यह था कि हर एक ग्रुप होता था या फिर कह सकते हैं क्लास होते थे, जिनकी एक जिम्मेदारी होती थी कि आज आप कोई कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे या फिर दूसरे दिन कोई और करेगा। तो इसी तरह से रोजाना यहां पर एक रिक्रिएशन जिसे हम कहते हैं, मनोरंजन का कार्यक्रम होता था। यहाँ पर स्टोरी टेलिंग होती थी, जो यहाँ पर जो सीनियर्स होते थे वो उनके जो छोटे छोटे बच्चे होते थे उनको स्टोरी टेलिंग करके भी यानी कि कहानी सुनाया करते थे। तो एक तरह से जो एक माहौल था वो आपको ना सिर्फ प्रकृति से जोड़ता था, बल्कि जो एक आपसी रिश्ते होते हैं इंसानों के बीच, वो भी शांति निकेतन के एक कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। और यही वजह है कि शांति निकेतन ने कभी भी अपने उस आइडेंटिटी को नहीं छोड़ा जो सदियों से, मतलब सालों से चला आ रहा है, जिसकी शुरुआत गुरुदेव ने की थी, जिसमें संस्कृति, इंसान और साथ ही साथ उसकी जो चेतना है, आत्म चेतना, वो भी यहां नजर आती है। अनुपम, हम जो तस्वीर देख रहे हैं इससे जाहिर तो होता है कि जो अमित शाह है वो बताना चाहते हैं कि जो बीजेपी है या फिर बीजेपी के जो तमाम नेता है वो बंगाल की संस्कृति के साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शांति निकेतन के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो बांग्लादेश के साथ भी हमारा कल्चरल रिश्ता है, क्योंकि आज वो बांग्लादेश भवन भी जाएंगे। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आए थे। तो आपको क्या लगता है शांति निकेतन में जो बांग्लादेश भवन बना है उसकी क्या अहमियत है? जी देखिए, 2018 में जब उद्घाटन हुआ था, प्रधानमंत्री जब यहाँ आए थे उससे पहले, तो उस दौरान मैं भी यहाँ आया था। बांग्लादेश का डेलीगेशन भी यहाँ पर आया था। ममता बनर्जी भी यहाँ पर उस समय उपस्थित थी। तो बांग्लादेश के साथ बंगाल का रिश्ता, दरअसल बांग्लादेश तो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था, भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ तब ईस्ट पाकिस्तान हो गया, लेकिन उसके बाद मुक्ति युद्ध हुआ 1971 में, तब बांग्लादेश बना। लेकिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में सांस्कृतिक तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ खास अंतर नहीं है। भाषा अगर देखी जाए, भाषा में वहां पर भी बांग्ला बोली जाती है, यहां पर भी बांग्ला बोली जाती है। डायलेक्ट थोड़ा सा अलग है, उच्चारण थोड़ा सा अलग है। ये है कि जो बांग्लादेश के जो हम कहते हैं नेशनल एंथम, राष्ट्रगान जो है और हमारा जो राष्ट्रगान है वो एक ही कवि ने लिखा है, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर की ही लिखी हुई है, जनगण मन हो या फिर अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम के